हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसमें हम समझेंगे इसके मीनिंग को, इसके फीचर्स को और साथ ही साथ ऐसी कंडीशंस को जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशंस में क्राइसिस मैनेजमेंट की एक इम्पोर्टेंट डिवाइस या टूल है। यहाँ पर क्राइसिस का मतलब है वॉर का डर या पीस को खतरा। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू ऐसी सिचुएशन से डील किया जाता है जहाँ पर वॉर का डर हो या पीस को खतरा हो। It helps in maintaining international peace and security and deters war and aggression. Collective security हेल्प करती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की मेंटेनेंस में, और इसके थ्रू वॉर या एग्रेशन को अवॉइड किया जा सकता है। अग्रेशन का मतलब हिंदी में होता है आक्रमण। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी होता क्या है? It requires a commitment on all the nations to collectively meet an aggression that may be committed by any state against another. कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत स्टेट्स कमिटमेंट करती हैं कि अगर किसी भी स्टेट पर जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का पार्ट है उस पर हमला होता है तो बाकी मेंबर स्टेट्स मिलकर अग्रेसर के अगेंस्ट लड़ेंगी। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो एकजुट होकर कार्य करते हैं और कलेक्टिव एक्शन लेते हैं अगेंस्ट द अग्रेसर। अग्रेसर होता है जो स्टेट अटैक करती है। वॉर को या एग्रेशन को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का वायलेशन माना जाता है, एंड अंडर कलेक्टिव सिक्योरिटी an attack on one is regarded as an attack on all. एक देश पर अटैक सभी देशों पर अटैक माना जाता है। इसीलिए कलेक्टिव सिक्योरिटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कोट भी है जो है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। सभी के लिए एक और एक के लिए सभी। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां स्टेट्स एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली कोऑपरेट करती हैं और एक ऐसी स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं जिस पर अग्रेसर हमला करता है, और जिस स्टेट पर हमला होता है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी ग्रुप से ही होती है। तो सपोज कीजिए कि कंट्री ए है वो कंट्री बी पर अटैक कर देता है, और कंट्री बी जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी ग्रुप का एक पार्ट है। तो बाकी जो ग्रुप्स हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ग्रुप के वो मिलके स्टेट ए के अगेंस्ट कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शन लेंगे। दिस इज व्हाट कलेक्टिव सिक्योरिटी इज, और ये कॉन्सेप्ट वॉर एंड एग्रेशन के अगेंस्ट है। अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो जॉर्ज शॉजेनबर्गर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कलेक्टिव सिक्योरिटी को लेकर, जिसमें वो कहते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी इज अ मशीनरी फॉर जॉइंट एक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और काउंटर एनी अटैक अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। यहाँ उनका कहने का मतलब यह है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी एक ऐसी मशीनरी है जिसके थ्रू एक जॉइंट एक्शन लिया जाता है एक अग्रेसर के अगेंस्ट, ताकि या तो अटैक को प्रिवेंट किया जाए या अगर अटैक ऑलरेडी हो चुका है तो उसे काउंटर किया जाए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय पाल्मर एंड पर्किंस, in which they say collective security clearly implies collective measures for dealing with threats to peace. कलेक्टिव सिक्योरिटी में ऐसे कलेक्टिव प्रोसीजर्स आते हैं जो डील करते हैं ऐसी सिचुएशन से जहां पर पीस को खतरा हो। So we can conclude by saying that collective security stands for meeting any war or aggression by creation of global preponderance of power of all nations against the aggression. कलेक्टिव सिक्योरिटी एक ऐसा अरेंजमेंट है जो वॉर या आक्रमण जैसी सिचुएशन से डील करता है, और वो कैसे? एक ग्लोबल प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर ऑफ ऑल नेशंस क्रिएट की जाती है। इसका मतलब ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया जाता है अगेंस्ट द अग्रेशन, यानी कि जो स्टेट अग्रेसर है, जो दूसरे स्टेट पर अग्रेशन कर रही है या आक्रमण कर रही है, उसके अगेंस्ट एक कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शन लिया जाता है सभी नेशन स्टेट्स द्वारा, और जिस स्टेट पर आक्रमण हुआ है उस स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही साथ जिस स्टेट पर हमला होता है वो भी कलेक्टिव सिक्योरिटी ग्रुप को बिलोंग करता है।
तो ये होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी का मीनिंग। पहले मैंने आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी का मीनिंग बताया, फिर उसकी डेफिनेशन समझाई, उसके बाद दोबारा से इसका मीनिंग बताया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कलेक्टिव सिक्योरिटी होता क्या है। हिंदी में इसे सामूहिक सुरक्षा बोलते हैं। Now let's understand the main features of collective security. Firstly, it is a device of crisis management, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके थ्रू क्राइसिस को मैनेज किया जाता है, और वो क्राइसिस क्या होते हैं? जब पीस को खतरा होता है, या वॉर का डर होता है, या अग्रेशन का डर होता है। इट एक्सेप्ट्स यूनिवर्सैलिटी ऑफ अग्रेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये मान के चलता है कि अग्रेशन को या आक्रमण को इंटरनेशनल रिलेशन से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, और स्टेट्स पर आक्रमण होते रहते हैं। उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया जाता है दूसरी स्टेट्स द्वारा, तभी तो ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया है। नेक्स्ट फीचर इज दैट ऑल नेशंस आर कमिटेड टू पूल देयर पावर फॉर एंडिंग द अग्रेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये मानकर चलता है कि इन केस किसी भी देश पर आक्रमण होता है और इंटरनेशनल पीस को वायलेट किया जाता है, तो बाकी सभी स्टेट साथ में आएंगी, अपनी पावर एंड रिसोर्सेज का यूज करेंगी और अग्रेसर के अगेंस्ट एक एक्शन लेंगी ताकि इंटरनेशनल पीस को रिस्टोर किया जा सके। बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट बिलीव्स दैट अग्रेशन या वॉर इज अ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। Next feature is the global preponderance of power. Preponderance का मतलब होता है in large quantity. Collective security support करती है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की मेंटेनेंस के लिए एक कलेक्टिव ग्रुप बनाया जाए, और ये जो ग्लोबल प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर होगा या कंट्रीज का ये जो ग्रुप होगा, इसका कार्य होगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। और अगर कहीं भी अग्रेशन या आक्रमण होता है या आक्रमण का डर है, तो ऐसी सिचुएशन में पीस एंड सिक्योरिटी को रिस्टोर करने में योगदान देना या अपना कंट्रीब्यूशन देना। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट दूसरी स्टेट पर अटैक करती है, तो ये कलेक्टिव ग्रुप अग्रेसर के अगेंस्ट एक्शन लेगा। नेक्स्ट फीचर इज दैट इट एडमिट्स द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी सपोर्ट करती है एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जिसकी लीडरशिप के अंडर कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शंस लिए जा सके। और ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में भी कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शन का प्रोविजन है, और इसकी वर्किंग कैसी रही है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। Collective security system is a deterrent against war. ये डेफिनेटली वॉर के अगेंस्ट एक डेटरेंट होता है। Why? क्योंकि इसमें स्टेट को पता होता है कि अगर वो दूसरी स्टेट पर हमला करेगा तो उस पर एक कलेक्टिव एक्शन होगा, और उस एक्शन में सारे नेशंस जो उस ग्रुप का पार्ट हैं उस अग्रेसर के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, तो इसलिए वो दूसरी स्टेट पर हमला करने से बचेगा। और इसी प्रकार कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो एक डेटरेंट बन जाता है अगेंस्ट वॉर। अनदर फीचर इज दैट अग्रेशन और वॉर इज द एनिमी एंड नॉट द स्टेट विच कमिट्स इट। कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो एनिमी है या दुश्मन है वो कौन है? वॉर है या आक्रमण है, ना कि वो स्टेट जो उस अग्रेशन या वॉर को कमिट करती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अग्रेसर के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अग्रेसर को पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं। बल्कि पर्पस सिर्फ ये है कि वॉर को या आक्रमण को एंड किया जाए या खत्म किया जाए, और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को दोबारा से रिस्टोर किया जाए। तो ये होते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के फीचर्स। कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रोविजन को यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक्सरसाइज किया जा चुका है, लेकिन उसकी बात हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ लीग ऑफ नेशंस के अंडर कैसी वर्किंग रही कलेक्टिव सिक्योरिटी की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसी क्या कंडीशंस हैं जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की सक्सेस के लिए जरूरी हैं? सबसे पहली कंडीशन
जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की सक्सेस के लिए ज़रूरी है वो ये कि देयर शुड बी एग्रीमेंट अमंग नेशंस ऑन अग्रेशन। अग्रेशन को लेकर देशों के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि उनके बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए कि कौन अग्रेसर है, किसने वॉर को या आक्रमण को इनिशिएट किया था। अग्रेसर की क्लियरली पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नेशन ये कह रहा है कि ए ने वॉर इनिशिएट की थी और दूसरा नेशन ये कहे कि नहीं, ए ने नहीं, बी ने वॉर इनिशिएट की थी, सो दे आर द अग्रेसर। और इस बात पर भी सहमति होनी चाहिए कि अग्रेशन हुआ है या आक्रमण हुआ है। सो देयर शुड बी एन अग्रीमेंट अमंग नेशंस ऑन अग्रेशन। Second is that the powerful role of international organizations, which is very important. कलेक्टिव सिक्योरिटी की सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होना, और सिर्फ होना ही नहीं, उसको एक पावरफुल रोल भी प्ले करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसकी लीडरशिप के अंडर कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शंस को लिया जा सके। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल पावरफुल नहीं हुआ तो क्या होगा कि जो पावरफुल स्टेट्स होती हैं वो इन कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शंस को डोमिनेट करने लगेंगी। Also, there should be an existence of a permanent international peacekeeping force. एक permanent peacekeeping force का होना बहुत ज़रूरी है जो कि dangerous situation से डील कर सके। अगर permanent force नहीं हुई तो force को अरेंज करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। इतने में तो अग्रेसर भी दूसरी स्टेट पर हमला कर देगा। सो इसलिए एक permanent force की भी ज़रूरत है जो टाइमली एक्शन ले सके। Also, there should be an established procedure for termination of every collective security action. शुरुआत तो हो जाती है कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शन की, लेकिन उसे ख़त्म कब करना है इसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक्शन ले लिया अग्रेसर के अगेंस्ट और उसी कंट्री में अपनी फोर्सेस एस्टैब्लिश करके बैठ गए। नो, एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि कब इस एक्शन को ख़त्म करना है और कैसे ख़त्म करना है। Next is the popularization of the peaceful means of conflict resolution. अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो देशों के बीच में तो कोशिश करनी चाहिए कि उस कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल मीन्स से रिजॉल्व कर लिया जाए, और इन पीसफुल मीन्स को पॉपुलराइज करने की जरूरत है ताकि वॉर और अग्रेशन जैसी स्थिति ना आए। सो दीज आर द आइडियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ अ कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसके अलावा एंड्रू हेवुड ने भी कुछ कंडीशंस बताई हैं। पहली ये, द स्टेट्स मस्ट बी रफली इक्वल। स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शन के प्रति वो लगभग इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट अपनी बहुत ज़्यादा फोर्सेस दे रहा है, कोई बिल्कुल ना के बराबर फोर्सेस दे रहा है। कंट्रीब्यूशन लगभग इक्वल होना चाहिए। सेकेंडली, स्टेट्स मस्ट बी विलिंग टू बेयर द कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंडिंग वन अनदर। स्टेट्स फाइनेंशियली भी विलिंग होनी चाहिए कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शन की जो कॉस्ट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बेयर कर सकें, और साथ ही साथ उनके अंदर ये इच्छा भी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को डिफेंड कर सकते हैं। थर्ड, देयर मस्ट बी एन इंटरनेशनल बॉडी टू टेक मॉरल एंड इफेक्टिव एक्शन। एक इंटरनेशनल बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है जिसकी लीडरशिप के अंडर ये एक्शंस लिए जा सकें। सो दीज वर द कंडीशंस, और ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने समझा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है, विच स्टैंड्स फॉर वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। एक देश पर अटैक उस ग्रुप के सभी देशों पर अटैक माना जाएगा और वो सभी देश मिलकर अग्रेसर के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि अग्रेशन या वॉर को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का ब्रीच माना जाता है, वायलेशन माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्किंग को समझेंगे और साथ ही साथ किन बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज किया गया है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये भी हम समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।